भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने स्वतंत्र भारत को समाजवादी देश बनाने के लिए शहादत दी थी। इनके संगठन का नाम ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था। संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द का होना उन महान शहीदों के लक्ष्यों को याद दिलाता है जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। आरएसएस और हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ खड़े थे, इसलिए उन्हें समाजवादी शब्द से शुरू से ही नफरत रही है। मोदी सरकार इस शब्द को संविधान से हटाकर इन शहीदों का अपमान करना चाहती है, जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बातें अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने अपने साप्ताहिक स्पीकअप कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में कही। आरएसएस नेता राम माधव द्वारा एक अंग्रेजी अखबार में संविधान की प्रस्तावना को बदलने के पक्ष में लिखे गए लेख पर शाहनवाज आलम ने कहा कि अभी 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय ने सोशलिस्ट शब्द वाला संविधान बदल देने की बात की थी, जिससे साबित होता है कि मोदी सरकार गरीबों और ऐतिहासिक तौर पर वंचित तबकों को समता और बराबरी का दर्जा देने वाले संविधान को बदलने की साजिश रच रही है। शाहनवाज आलम ने कहा कि जैसे ही समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना से हटा, सरकार कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएगी, जिसके बाद मोदी सरकार के लिए देश के सार्वजनिक उपक्रमों को पूरी तरह अदानी और अंबानी को गिफ्ट कर देने का रास्ता खुल जाएगा। शाहनवाज आलम ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश संविधान को बदलने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि देश समझ चुका है कि अगर 2024 में कांग्रेस सत्ता में आती है तभी संविधान बच पाएगा। जो भाजपा के आरएसएस के नेता हैं, उन्होंने एक और लेख लिखा है जिसका नाम है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ रिजिड डॉक्यूमेंट। इस शीर्षक से उन्होंने एक लेख लिखा है जिसका मतलब हिंदी में हुआ कि संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, जिस जड़ यानी कि रिजिड नहीं है, यानी कि उनका कहना है कि इसमें बदलाव हो सकता है। अब देखिए, ये पूरी बहस को समझना इसलिए जरूरी है कि नीतिगत मुद्दों की चीज होती है। महंगाई, गरीबी, ये सब अपनी जगह है, उस पर बहस हो रही है, समाज में होनी भी चाहिए। लेकिन जो सबसे मौलिक सवाल है वो ये है कि क्या संविधान को सच में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से कोई खतरा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर बार बार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सरकार से जुड़े हुए बड़े अधिकारी अखबारों में ये लेख क्यों लिख रहे हैं कि इसको बदल देना चाहिए। और इसी बीच एक विशेष संसद का सत्र भी जब बुलाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये खतरा और भी मजबूती से हमारे सामने पेश आ रहा है। ये एक संकेत है जिस पे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि क्षेत्रीय पार्टियां बिल्कुल ही बात नहीं कर रही हैं। हमने सिर्फ, जैसा कि अभी मैंने शुरू में भी कहा, मायावती जी का बस एक ट्वीट आया था, लालू जी का भी ट्वीट आया था, लेकिन इस पे जिस तरीके से बात होनी चाहिए वो बात नहीं हो पा रही है। और इसलिए आज हम लोगों ने तय किया कि हम लोग इस पे बात करेंगे। और ये पूरी जो बहस शुरू हुई वो हुई थी कि क्या हमको इंडिया का नाम बदल करके भारत कर देना चाहिए। कल मैंने, हमारी पार्टी के ही एक नेता हैं, उनका बहुत ही एक अच्छा वीडियो भी कल मैंने देखा इस मुद्दे पे। मेरा मानना है कि इस पूरी बहस की दिशा ही निरर्थक है, इस पे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं कि इसको हमको अवॉइड करना है, बल्कि इसलिए कि हमको बस एक छोटी सी बात जानकारी में होनी चाहिए और जो लोग इस पे बहस कर रहे हैं उनको बताया जाना चाहिए कि भारत का जो संविधान है, जो उसका अंग्रेजी संस्करण है, उसमें जो हमारा आर्टिकल 1 है जिसमें परिभाषा है, उसमें हमने कहा है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि हमारा संविधान का जो अंग्रेजी संस्करण है उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, जबकि जो संविधान का हमारे हिंदी तर्जुमा है, जो उसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी संस्करण है, उसके पहले पन्ने पे आर्टिकल 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया। यानी ये कोई डिबेट ही नहीं है। यहाँ जो बहस हो रही है कि क्या हमको इंडिया का नाम बदल देना चाहिए, इंडिया दैट इज भारत सही नहीं है, बेसिकली ये गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि ये सिर्फ अंग्रेजी संस्करण में लिखा है। अगर आप हिंदी संस्करण संविधान का देखेंगे, किताब आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा आपका संविधान इस पे है। तो पहला जो पन्ना है आप उसमें देखेंगे लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया। तो यहाँ से ये जो पूरी बहस शुरू हुई, आप इसको कह सकते हैं कि ये
एक स्टार्टर था, एक शुरू करने के लिए एक पॉइंट बीजेपी को चाहिए था, ताकि वो धीरे धीरे संविधान को कटघरे में खड़ा कर पाए और उसमें बदलाव के लिए एक माहौल बनाया जा सके। इसीलिए आपने जो विवेक देबरॉय का भी आर्टिकल आपने देखा होगा, और उसमें जिस तरह से लेख आया और जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई, भारतीय जनता पार्टी जैसे एक आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों का संगठन, आप कह सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वो जो संविधान में यकीन रखे, उसके तरफ से ये एकदम तय था कि कोई एक ऐसा आर्टिकल भी आएगा जिसमें भाषा को, जो विवेक देबरॉय की जो भाषा थी, उसको टोन डाउन करके कुछ गलत उदाहरणों के साथ इस बात को रखा जाएगा। तो जो ये लेख शुरू होता है वो उसमें ये बात कही गई है कि ये सिर्फ संयोग नहीं है कि भारतीय संसद, जहाँ पे संविधान सभा को लेके इतनी बड़ी बहस हुई, लंबी बहस हुई, जैसे संविधान जो वो पार्लियामेंट जिसमें बहस हुई थी, उस पार्लियामेंट के बदलने के साथ ही, यानी सेंट्रल विस्टा के बदलने के साथ ही संविधान की प्रासंगिकता, उसके बदलाव पर भी बहस शुरू हो गई है। इस तरीके से एक भाषा का खेल किया गया है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि एक संयोग है कि देखिए ना, संसद भी बदल रहा है और संसद के साथ साथ जो संविधान है उसको भी बदलने की मांग हो रही है। बहुत चालाकी से राम माधव, जो कि संघ के सीनियर कार्यकर्ता नेता जो भी उनके होते होंगे, वो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बात कही जा रही है। और चूंकि जो विवेक देबरॉय की जब बात आई थी, जय जवाहर जय भीम, हम लोगों ने एक नारा भी दिया था, और कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं भी बात होगी तो अम्बेडकर पे बात होनी ही होनी है, क्योंकि वो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो अब उनको भी मिसकोट करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत चालाकी से राम माधव एक बात कह रहे हैं कि अम्बेडकर ने तो खुद ही कहा था कि संविधान अगर फेल होता है तो इसको हमको चला देना चाहिए। ये मैं, ठीक है, तो इस तरह से एक माहौल वो बनाने की कोशिश कर रहा है कि संविधान फेल हो गया है, और अम्बेडकर ने तो खुद ही इस बात को कहा था। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 25 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा की आखिरी बहस थी, उसमें बाबा साहब ने कहा कि संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये गलत लोगों के हाथों में पड़ गया तो संविधान विफल हो जाएगा, और इस विफलता के लिए अब हम लोग किसी और को दोषी नहीं करार दे सकते, क्योंकि हम लोग अब एक स्वतंत्र मुल्क हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि आज से हम अंतर्विरोधों के दौर में शामिल हो रहे हैं, जहाँ पे सच्चाई कुछ और होगी और रिटर्न जो स्पिरिट होगा हमारे देश का वो कुछ और होगा। ये बात उन्होंने कही थी, और इस संदर्भ में इस बात को उन्होंने कहा था कि आज से हम एक अंतर्विरोधों के दौर में शामिल हो रहे हैं। अब देखिए, ये इस बात को हम लोग भी कोट करते रहे हैं। हम तो अभी जो अभियान था, हर जगह हम लोगों ने भाषणों में इस बात को कहा कि अगर संविधान फेल होता है, अम्बेडकर के शब्दों में ही, जो पर्चा अभी हम लोगों ने हर जिले में 10-10 हज़ार बांटे, यानी कि करीब 10 लाख पर्चे पूरे प्रदेश में बटे होंगे, उसमें अंत में ही इस बात को मैंने लिखा था कि ये अम्बेडकर ने कहा था कि अगर संविधान विफल होता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी होगी, ठीक है। अब इसको किस तरीके से मिसकोट करके राम माधव ने ये लेख लिखा है, इसको समझा जाना बहुत ज़रूरी है, और सबसे अहम कि इस पर बात किया जाना जरूरी है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि सियासी तबकों की तरफ से जिस तरह इस पर बात होनी चाहिए थी, वो बात इस पर नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन बारीकियों को नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग इलेक्शन को, राजनीति को सिर्फ चुनाव जीत के हार तक समझते हैं और मानते हैं कि जनता का मुद्दा सिर्फ महंगाई और टमाटर का दाम बढ़ना है। आपको याद करना चाहिए कि 1857 या उससे पहले भी हम जाएं तो जो पहला संघर्ष जब भी रहा होगा, जो भी आप मानते हो, वहाँ से लेकर 1947 तक जो भी स्वतंत्रता आंदोलन था, वो महंगाई के मुद्दे पे अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा गया था। वो खुद मुख्तारी के लिए लड़ा गया था, अपने अधिकार के लिए, अपने स्वशासन के लिए, अपने उस आंदोलन से निकले वैल्यूज के लिए लड़ा गया था, जिसमें समाजवाद शामिल था, जिसमें सेकुलरिज्म शामिल था, जिसमें डेमोक्रेटिक और एक फेडरल स्ट्रक्चर की भावना शामिल थी। तो बहुत सारे लोगों से जब बात होती है राजनीति में, नेताओं से, तो इन मुद्दों को वो खारिज कर देते हैं, कहते हैं कि इन मुद्दों से जनता का कोई भी संबंध नहीं है। जबकि एक भी आदमी आप नहीं बता सकते कि 150-200 साल के स्वतंत्रता आंदोलन में एक भी आदमी महंगाई के मुद्दे पे नहीं लड़ा था। देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और हमारा जो प्रियम्बल है वही भारत है। वो अगर नहीं है तो देश का कोई मतलब नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक महीने के अंदर जो 2 बार लेख आते हैं बीजेपी के मजबूत
कहे जाने वाले लोगों की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से उस पर बहुत गंभीरता से बात करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने पिछला जो आर्टिकल आया था विवेक देबरॉय का, उस पर हम लोगों ने एक लंबा कैंपेन चलाया था और उसमें बताया था कि देखिए मेरा अभिमान, अभी मैं 3-4 दिन पहले गाजीपुर में था, एक पब्लिक मीटिंग थी, मैंने इस बात को कहा कि मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे ईमानदार पार्टी है कुछ मामलों में। 1947 को आप आज़ाद होते हैं, 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान लागू होता है, लेकिन 4 दिन बाद ही 30 नवंबर 1949 को आरएसएस के मुखपत्र में, ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपता और कहा जाता है कि हम इस संविधान को नहीं मानेंगे, इसकी जगह हमको मनुस्मृति लागू करना चाहिए। अब सोचिए ईमानदारी से वो इस पे काम कर रहे हैं। जब भी मौका मिला, इस लेख में भी जिक्र है, राम माधव ने किया, उसको बहुत अफसोस है कि जस्टिस वेंकटचलैया के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक संविधान के समीक्षा का आयोग बनाया था, लेकिन वो काम आगे इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो सबसे बड़ी बेंच थी 13 जजों की, उसने इस बात को केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के केस में कह दिया था कि प्रियम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है, प्रियम्बल में कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी को खल रहा है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये प्रियम्बल हट जाए, और प्रियम्बल को हटाने के लिए ये लगातार टेस्ट करते रहे हैं कि चेतना का स्तर क्या है, कमजोर तबकों में क्या वो इसके लिए तैयार हैं कि हम इसको हटा दें, उनको पता भी ना चले, या वो कोई विरोध भी कर सकते हैं। तो इसी के इर्द गिर्द पूरा ये एक नैरेटिव रचा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो विवेक देबरॉय भी इस बात को कहता था अपने लेख में कि प्रियम्बल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें जो वैल्यूज़ है उसका क्या मतलब है, यानी वो कहना चाहता है कि समाजवाद का क्या मतलब है जो हमारे संविधान में लिखा गया है। अब उससे पूछा जाना चाहिए कि भगत सिंह की जो पार्टी थी वो, या कोई भी इस देश में एक समाजवादी मूल्यों के लिए ही स्वतंत्रता आंदोलन में लोग शामिल हुए थे और वो हमारा गाइडिंग फोर्स था। भारत को आज़ादी के बाद एक समता मूलक समाज बनाना था, उसको वर्ण व्यवस्था वाला सनातन स्ट्रक्चर में जो जातियां हैं, वर्ग हैं, उसके आधार पर उसको नहीं लेके जाना था। और इसीलिए हम देखते हैं कि रिपब्लिक और सोशलिस्ट शब्द HSRA में भगत सिंह का जो संगठन था, जो चंद्रशेखर आजाद का संगठन था, उसमें जोड़ा गया था। तो चूंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन की विरोधी पार्टी रही है, इसलिए इसको शुरू से इस शब्द से दिक्कत रहा है। जैसे ही ये शब्द हट जाएगा, और जिसको हटाने के लिए राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों ने, एक राकेश शर्मा और एक KJ अल्फोंस, एक पूर्व ब्यूरोक्रेट है, उन दोनों से राज्यसभा में प्रस्ताव भी लाए गए कि ये शब्द हटा दिया जाना चाहिए। यानी कि जैसे ही ये हटेगा, जैसे आज कोई अगर अडानी को कोई देश कोई सब कुछ बेच रहा है, सब कुछ उसके हवाले कर दे रही है सरकार, तो जो सबसे पहला जो आपके दिमाग में सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सार्वजनिक क्षेत्र है, ये तो सबके मिल्कियत का, हमारे देश का ये स्ट्रक्चर है या कंपनी है, इसको कैसे किसी को दिया जा सकता है। तो ये जो भावना आती है हमारे अंदर, वो बेसिकली इसलिए आती है कि हम एक समाजवादी लक्ष्य वाले, समाजवादी वैल्यूज वाले राष्ट्र हैं। समाजवादी वैल्यूज में ही पब्लिक उपक्रम, यानी कि सरकार की जवाबदेही होती है, वेलफेयर स्टेट वो होता है, और जो हमारे टैक्सेस से जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम एक समाजवादी वैल्यू में यकीन रखते हैं। तो ये सवाल ही ना उठे आपके जहन में, आप पूरी तरीके से एक बनाना रिपब्लिक बन जाए। बनाना रिपब्लिक आप जानते हैं, जिसके पास पैसा होता है वो सरकार चलाता है, वो प्राइवेट आर्मी रखता है। उस तरफ समाज को, देश को ले जाने के लिए इस तरह के लॉजिक गढ़े जा रहे हैं। तो ये आपको लेख जरूर पढ़ना चाहिए जिसमें इसकी बात कही गई है। तो ये अच्छा, वो ये भी कह रहा है, और देखिए ये लगातार ये लोग कहते रहे हैं। रंजन गोगोई, जो पहले बाबरी मस्जिद के मामले में जिसने जजमेंट सुनाया, वो उसके बाद वो राज्यसभा भेजे गए, उन्होंने भी इस बात को कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हो सकता, इससे बहस होनी चाहिए। क्यों बहस होनी चाहिए? आपको क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है क्योंकि उसमें सेकुलरिज्म शब्द है, समाजवाद शब्द है, और उसमें ये भी कहा गया था कि हम एक रैशनल समाज बनने की तरफ बढ़ेंगे, और रैशनैलिटी फैलाना, यानी वैज्ञानिक चेतना फैलाना समाज का, नागरिक का, राज्य का, सबका काम होगा। तो ये खत्म करेंगे तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का हेजेमनी, जिस तरह का शासन धर्म के नाम पे बनाना चाहती है, वो बना पाएंगे। क्योंकि जैसे ही कोई अति पिछड़े के साथ, दलित के साथ कोई छुआछूत की बात आती है, कोई
हिंसा की बात होती है तो आप सबसे पहले क्या लॉजिक देते हैं? समानता का अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो समानता का अधिकार है, ये एक लॉजिक बन जाता है बीजेपी के उस आदर्श को अचीव करने में जैसा वो भारत को बनाना चाहते हैं, और ये बात हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इसलिए उनको प्रियम्बल से दिक्कत है। और अफसोस की बात यह है कि दलित समुदाय, अति पिछड़े समुदाय को इस पे बात जितनी करनी चाहिए, जो जागरूकता का लेवल होना चाहिए, वो नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने, उनके लीडरशिप के एक बड़े तबके ने सिर्फ चुनाव जीतने को, जाति समीकरण बनाने को राजनीति समझा, संविधान की गंभीरता पे उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से एक ज़माने में कांशी राम ने काम किया था। इस वजह से हम देखते हैं कि जिस समुदाय में इस पर सबसे ज़्यादा बात होना चाहिए, उस पर वहाँ चुप्पी है, और उसका एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी का वोटर बना हुआ है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जिस पे हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये कहना है कि इस पूरे संविधान में, इस बात को राम माधव भी कह रहा है, वो कह रहा है कि इस पूरे संविधान में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया हम भारत के लोग, ठीक है। वो ये भी कह रहा है कि इसमें यह भी लिखा गया है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसमें तो देश लिखा ही नहीं है, इसलिए भी संविधान अच्छा नहीं है। तो ये सही बात है कि इसमें देश नहीं लिखा है, राष्ट्र नहीं लिखा है, क्योंकि हम उस तरीके से राष्ट्र नहीं है। हम बेसिकली जिस तरह अमेरिका है, इसने अमेरिका का उदाहरण दिया है कि अमेरिका के संविधान में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं, सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि अमेरिका इतनी बड़ी शक्ति है तो सिर्फ इसलिए है कि वो अपनी विविधता में भरोसा करता है। वहाँ पे 50 राज्य हैं और 50 राज्यों के अलग अलग अधिकार हैं, अलग अलग कानून हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको कहा जाता है, और वो अपनी इस डाइवर्सिटी के साथ जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है, तो आपको भी जो फेडरलिज्म का स्पिरिट है, जिसको कि हमारा संविधान ये कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसमें आपको भरोसा रखना चाहिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि आपका जो विचार है, आप जिस तरह से सोचते हैं, उसकी उर्वर जमीन सिर्फ 4-5 राज्यों में है। बाकी राज्यों में बाकी जो कल्चर है, खासतौर से जो द्रविडियन कल्चर है, जो मंगोल रेस का कल्चर है, जो पंजाब और कश्मीर से लेकर के साउथ दक्षिण भारत के राज्यों का जो कल्चर, वो आपसे मैच नहीं करता। आपकी जो पुण्य भूमि का जो कॉन्सेप्ट है सावरकर का, उनसे मैच नहीं करता। अब आप क्या करेंगे? अब आप चाहेंगे कि किसी तरह जब सत्ता में आ गए तो हम फेडरलिज्म को कमज़ोर कर दें, हम संघवाद को कमज़ोर कर दें, और संघवाद को खारिज करने के लिए एक इमोशनल भाषा में, एक लैंग्वेज इमोशनल इस्तेमाल करते हुए हम देश की बात करें। एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश एक संस्कृति। ये एक साजिश है देश की विविधता को खारिज करने के लिए। और इसीलिए आपको यहाँ ये भी देखना चाहिए, याद करना चाहिए कि जो 21वां लॉ कमीशन था, उसने भी इस बात को कहा था कि जब पूरी दुनिया डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर रही है तो हम कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। उसने इसको खारिज कर दिया। बाद में दो संगम के मानसिकता के जो फ्रिंज एलिमेंट्स आप कह सकते हैं जुडिशरी में हैं, उनको मिले तो उनको ला करके 22वां लॉ कमीशन बनाया गया। यानी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए पूरी बहस लाई जा रही है। और भारत से, इंडिया से, जो दोनों एक दूसरे से मिले हुए शब्द हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि हमारा जो हिंदी संस्करण है उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया, और अंग्रेजी संस्करण में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसको एक डिबेट बना करके बेसिकली हमारे फेडरलिज्म को कमज़ोर करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और उनका जो मकसद है, इसीलिए आप देखते हैं कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर्म की ही बात करते हैं। उनको राज्यसभा से भी दिक्कत है, क्योंकि बेसिकली एक नॉर्थ इंडियन पार्टी है जो किसी तरीके से सत्ता में आ गई है, केंद्र में अलायंसेस करके, कुछ लोग दबाव में, कुछ लोग मजबूरी में, कुछ लोग लालच में इनके साथ अलायंस किए हैं। लेकिन वहाँ की जो भावनाएं हैं, जो विधानसभाओं की भावनाएं हैं, वो उच्च सदन में, राज्यसभा में रिफ्लेक्ट होती हैं, और वो एक बाधा बन जाती है भारतीय जनता पार्टी को किसी भी इस तरह के बड़े बदलाव की तरफ बढ़ने में। वो एक बाधा बन जाती है। इसलिए ये लोग हमेशा कहते हैं कि राज्यसभा का भी कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इस लेख में उसने, राम माधव ने एक ये भी बात स्वीकार किया जो मैं भूल गया था, क्योंकि जब ये सब हो रहा था हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति करते थे और मुद्दों पे हम लोग लगातार बात करते थे। जो एक देश एक इलेक्शन की बात है, उसका जिक्र इसने अपने लेख में नहीं किया है, लेकिन ये इस बात को कह रहा है
कि उस समय अटल जी इसको लाना चाहते थे और उसमें एक ये भी प्रावधान था कि सरकारों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता। यानी कि विपक्ष अगर सरकार से असहमत है, किसी चीज पे लगता है कि सरकार गलत कर रही है, जनता की भावना ये है और सरकार को चाहिए कि वो अपना फिर से फ्लोर पे टेस्ट दे, तो आप उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। यानी एक तरह से संविधान और संघवाद को ही खत्म करने, मजाक बनाने की कोशिश उस समय भी हुई थी। और इस बात का राम माधव को बहुत अफसोस भी है, वो उसने इस बात को इसमें लेख में लिखा भी है, जिसको जरूर पढ़ना चाहिए। और इस पर एक चीज मैं और बताऊं, सिद्धार्थ रामू जी एक अच्छे पत्रकार हैं फॉरवर्ड प्रेस के, कल इन्होंने इस लेख पे समीक्षा भी लिखी है अपने फेसबुक पे, फॉरवर्ड प्रेस में काम करते हैं, और वहीं से मुझे आइडिया आया था कि हम लोग को इस पे जरूर बात करना चाहिए। ठीक है, अब एक दो तीन चीजें और हैं जिस पे बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, संघवाद को कमजोर करना भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, क्योंकि इनका विचार का विस्तार यूपी बिहार, ये जो 4-5 राज्य हैं यहीं तक है, और वो भी इस वजह से है कि कुछ सामाजिक स्थितियां ऐसी बन गई हैं, नहीं तो इनका विचार जेन्युइनली भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये एक कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी ने इस लेख में लिख करके बताया है कि ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और कुछ ना कुछ ये संविधान को कमजोर करने के नाम पर ये जरूर करेंगे, जिसकी कोशिश अभी 23 तारीख को, शायद ये 25 तारीख को, उस राष्ट्रपति का जिसका 5 साल तक कोई रोल नहीं था, रिटायरमेंट के बाद उसको काम दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो दलित जाति के हैं, तो उस पर एक इशू बनाया जा सके कि देखिए हम तो एक दलित नेता को इतना महत्व दे करके उससे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करवा रहे हैं। अब सोचिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब क्या है, यानी कि 5 साल तक सरकार जो चाहेगी वो कर लेगी। आपके पास तो स्विट्जरलैंड की तरह, नीदरलैंड की तरह आपके पास तो रिकॉल का भी अधिकार नहीं है। यानी कि एक बार मशीन से या कैसे भी गुंडागर्दी से अगर आप आ गए सत्ता में, तो आपको हटाया नहीं जा सकता। इस तरह का प्रावधान करने जा रहे हैं, ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जबकि इस देश में ऐसे भी उदाहरण रहे हैं जहां पे सरकारों ने, पार्टियों ने देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए, ये जानते हुए भी कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, अपने को सत्ता से दूर किया है। जैसा कि नगा अकॉर्ड में राजीव गांधी जी ने लाल डेंगा के साथ वार्ता करके और उनको इनवाइट किया कि आइए, आप हथियार क्यों चलाएंगे इस देश में, अपने ही लोगों पे क्यों गोली आप चलाएंगे, आइए आप चुनाव लड़िए, अगर आप जीतते हैं तो सरकार बनाइए। तो एक तरफ इस तरह के वैल्यूज हैं जहां पे सत्ता मायने नहीं रखती है, देश की एकता और अखंडता मायने रखती है, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम लोग बने रहें। ठीक है, तो एक चीज तो ये समझिए कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जैसे अमेरिका यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जैसे ही हम फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेंगे, बहुत सारी जातियां, बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे मजहबों के लोग भारत के साथ साथ सिर्फ इसलिए है कि हमारा प्रियम्बल सबको गारंटी करता है सेकुलरिज्म। अगर आप गलत तरीके से क्वेश्चनिंग करेंगे, गलत तरीके से अगर आप सोचेंगे, लाइट चलिए, अगर आप गलत तरीके से सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको दिक्कत होगा। आप इस देश को एक नहीं रख पाएंगे, और ये ट्रेंड आपको दिखना शुरू हो गया है। इस पर आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें अब तेज़ी से, ख़ास तौर से अगर आप दक्षिण भारत के अखबार अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ बात हो रही है। वहाँ लोकल चुनाव में भी फेडरलिज्म के ऊपर मंडरा रहे खतरे पे स्टालिन बात कर रहे हैं। क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है कि तमिलनाडु में एक ज़माने में आज़ादी के बाद भी स्वतंत्रता के लिए बात उठती रही है, और वो भारत का हिस्सा सिर्फ इसलिए रह गए क्योंकि भारत ने उनसे वादा किया कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर हैं। अगर फेडरलिज्म नहीं रहेगा तो आप इस देश को कैसे जोड़ पाएंगे? आप ऐसे भी देखिए कि आप इसको ऐसे भी देखिए कि नागालैंड के विधानसभा ने अभी एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम अपने यहाँ लागू नहीं कर सकते।
क्योंकि ये हमारी विशेषताओं के, हमारे जो पारंपरिक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वन नेशन, जो एकता पे जो बात है, इसको हमको समझना होगा कि ये कहने में अच्छा लगता है, एक देश, एक विचार या इस तरह की बातें, लेकिन ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है और छोटी छोटी चीज़ों में इसको काउंटर करने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। नहीं, राष्ट्र राज्य में आपको फर्क समझना होगा। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है और उसकी हैसियत उन तमाम राजभाषाओं के बराबर ही है जो जिनको स्वीकृति दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हमने उसको इस तरीके से बोलचाल में ला दिया कि हम मानते हैं कि राष्ट्रभाषा है। ठीक है, राजद्रोह, देशद्रोह नाम का कोई कानून नहीं है, राजद्रोह है। लेकिन हम अखबारों में क्या देखते हैं? देशद्रोह। ये टेक्निकली गलत है। हमको चाहिए कि हम संविधान सभा की जो बहसें हैं उसको पढ़ें, उसको समझें, और जब आप उसको समझेंगे तो आप देखिए कितनी समझदारी से ये सब काम करते हैं। संविधान सभा में तमाम बहसें हुई, उसमें नेहरू जी का नाम उसने सबसे पहले लिखा है, लिखना भी पड़ेगा। लेकिन उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी उसने नाम लिखा है। वो अपने लोगों को उसमें घुसा रहे हैं, जबरदस्ती मोहतरम बना रहे हैं, जबरदस्ती उसको सम्मान देने की कोशिश है। तो जब आप संविधान सभा की बहसों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संविधान आपका ये बना कैसे है और भारतीय जनता पार्टी क्यों उसको बदलना चाहती है। उसमें जो विचार है समता का, वो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसमें इनका यकीन नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो 5 या 7 वॉल्यूम में है, महंगा पड़ेगा आपको, 7,000 रुपये, 7,500 रुपये का वो है। भारत सरकार को चाहिए कि उसको तो फ्री में बांटना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी महंगी इसलिए की जाती हैं ताकि आप उसके जान ना पाए। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे आप जाइए, राज्यसभा टीवी पे संविधान के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पूरी बहसें हुई थी, इस पे संविधान नाम से एक सीरियल दूरदर्शन ने बनाया था। स्वरा भास्कर उसकी एंकर थी, टॉम एल्टर से लेकर तमाम लोग उसमें। जब आप इस बहस को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आरएसएस को, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या दिक्कत है। और मैं मानता हूँ कि इसी पे बात होनी चाहिए और किसी भी चीज़ पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, वो सब अपनी जगह है,